नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। दोस्तों, मानव रक्त का टॉपिक जो है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टॉपिक है, क्योंकि यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक से प्रति वर्ष जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी के अलावा यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस तक में मानव रक्त के टॉपिक से लगभग 2 से लेके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह टॉपिक जो है आपको 2 पार्ट में पहुंचाया जाएगा। ये भाग 1 है हमारा, तथा भाग 1 में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं मानव रक्त से रिलेटेड, उसको हम कवर कराएंगे। तथा हमारा जो भाग 2 होगा, भाग 2 में हम रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए भाग 1 को आज कवर कर लेते हैं। तो मानव रक्त, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अपलोड किए हुए हैं मानव रक्त से रिलेटेड, जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इनको आप नोट्स बनाते चलेगा इनका। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो रक्त होता है हमारा जो ब्लड होता है, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तथा हमारे शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है हमारे शरीर के कुल भाग का लगभग 7% होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, हमारे शरीर के कुल भाग का लगभग 7% होता है हमारा रक्त यानी कि हमारा ब्लड। तथा हमारा जो ब्लड है इसका पीएच मान होता है 7.4, तथा हमारा ब्लड होता है एक क्षारीय विलयन। तो इसे आप याद रखिएगा, हमारा जो ब्लड है यह एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान आपको मिलेगा 7.4। इसके बाद एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से लेकर 6 लीटर तक रक्त होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जो वयस्क मनुष्य होता है इसमें औसतन यानी कि एवरेज रूप में 5 से लेकर 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है यानी कि रक्त मिलता है। तथा महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर यानी कि आधा लीटर जो रक्त होता है वो कम पाया जाता है, यानी कि 1/2 लीटर रक्त कम होता है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हमारा जो ब्लड है इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा प्लाज्मा, उसके बाद दूसरा होता है हमारा ब्लड सेल्स यानी कि हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पूरे डिटेल में आगे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो यह जो प्लाज्मा होता है यह एक रंगहीन लिक्विड होता है, यानी कि यह एक रंगहीन तरल होता है, यानी कि यह एक जो प्लाज्मा होता है यह कलरलेस होता है। तथा इसका जो अधिकांश भाग होता है, लगभग 90% जो भाग होता है प्लाज्मा का, यह जल होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद प्लाज्मा जो होता है इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा, जो प्लाज्मा होता है इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तथा यह जो प्लाज्मा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एवं अपशिष्ट यानी कि जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे शरीर में, अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है प्लाज्मा। तथा यकृत में बनने वाले कुछ प्लाज्मा प्रोटीन है जो एग्जाम में पूछे हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। तो यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो ग्लोब्यूलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया और फाइब्रिनोजन हो गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जो मतलब प्लाज्मा प्रोटीन है जो यकृत यानी कि लीवर में बनते हैं। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। तो इन्हें भी आप दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। इसके बाद रक्त कोशिकाओं की हम बात करेंगे। तो हमारे शरीर में कुल 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम कहते हैं WBC, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो हमारे रक्त कणिकाएं जो होती हैं, हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, यानी कि जो हमारी के रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो कोशिकाएं हैं गोलाकार होती हैं और इनमें केंद्रक नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट आप याद करिएगा, जो RBC होती हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तथा ये आकार में गोलाकार होती हैं। तथा हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण इनका रंग लाल होता है। आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारा जो ब्लड होता है
हमारा जो रक्त होता है वह रेड यानी कि लाल कलर का होता है। तो आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारा जो रुधिर होता है, हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। तथा यह जो आरबीसीज होती हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इन्हें भी आप याद रखिएगा, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। तथा ये जो आरबीसी होता है इनका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना, यानी कि ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती हैं आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। इसके साथ ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का। ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो आरबीसीज होती हैं इनका जीवन काल लगभग होता है 120 दिन का। इसके साथ एक चीज़ और आप याद रखिएगा, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं। ये भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसको कहा जाता है। तो प्लीहा, आप याद रखिएगा, जो प्लीहा होता है, प्लीहा को इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्लीन, तो इसी को हम आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। तो ये भी कल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रगाह किसको कहा जाता है, तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स ये अनियमित आकार की एवं केंद्रक युक्त होती हैं, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनमें केंद्रक पाया जाता है तथा ये अनियमित आकार की होती हैं। तथा रक्त में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा श्वेत रक्त कणिकाओं की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो आप याद रखिएगा, हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में आरबीसी की अपेक्षा डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वह कम होती है। तथा ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, संक्रमण से हमारे शरीर को बचाने का जो मेन कार्य है वह किया जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ये जो डब्ल्यूबीसी रक्त कणिका कोशिकाएं होती हैं ये सबसे बड़ी होती हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। तथा डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है यह 10 से लेकर 13 दिन लगभग होता है। इसे आप याद रखिएगा, जो डब्ल्यूबीसी होती है, हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल लगभग 10 से लेकर 13 दिन के बीच होता है। इसके बाद जो श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी होती हैं इनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो लसिका गांठों में, प्लीहा यानी कि स्प्लीन में, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में, इन सभी जगहों पे जो है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आप याद रखिएगा, लसिका गांठों में, प्लीहा यानी कि स्प्लीन में, थाइमस ग्रंथि तथा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तथा ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये एंटीबॉडी तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये संक्रमण से, यानी कि संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कणिकाएं होती हैं हमारे रक्त की, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके साथ जब किसी व्यक्ति को एड्स नामक बीमारी हो जाती है, जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में जो है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या है काफ़ी अधिक मात्रा में कम हो जाती है तथा जो व्यक्ति है वह कमज़ोर हो जाता है तथा व्यक्ति का जो शरीर है वह संक्रमित होने लगता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं हमारे शरीर में इनका मेन काम होता है संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करना, परंतु जब एड्स नामक बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है तो ये जो डब्ल्यूबीसी यानी कि हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है काफ़ी अधिक मात्रा में इनका ये नष्ट होने लगती है, इनकी संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में कम होने लगती है। तो हमारा जो शरीर है वह संक्रमण से प्रभावित होने लगता है, यानी हमारा शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगता है। इसके बाद प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो यह जो प्लेटलेट्स है यह सूक्ष्म एवं रंगीन होते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सूक्ष्म एवं रंगीन होते हैं तथा इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, हमारी जो आरबीसी होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसके बाद प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु जो डब्ल्यूबीसी होता है, हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है।
इसके बाद इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है तथा इनका मेन वर्क होता है ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर स्कंदन यानी रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स बहुत अधिक मात्रा में जो है सहयोग करते हैं। इसके बाद रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करना और संक्रमण से शरीर की रक्षा में ये सहायता उपलब्ध कराते हैं प्लेटलेट्स। तो इनका इतना अधिक इम्पॉर्टेंट कार्य आप याद रखिएगा। सबसे इनका जो मेन इंपॉर्टेंट कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स का आप याद रखिएगा। तथा प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन के मध्य होता है तथा इनकी मृत्यु प्लीहा यानी कि स्प्लीन में हो जाती है। इसके बाद हम रक्त के कार्य के बारे में बात करेंगे कि ब्लड का जो मेन फंक्शन है क्या क्या होता है। तो ब्लड का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है परिवहन का कार्य करना। परिवहन में क्या क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, हार्मोन्स व अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल का परिवहन का जो कार्य है वह रक्त के द्वारा किया जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर की रोगों से रक्षा करना ये भी कार्य रक्त के द्वारा किया जाता है। उसके बाद रक्त का थक्का जमाना भी जो रुधिर का मेन कार्य होता है और उसके बाद शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना भी मेन कार्य होता है रुधिर का यानी कि ब्लड का। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे ब्लड के, इन्हें भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आज के पार्ट 1 का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है हमारा रक्त का थक्का बनना यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है यह किस प्रकार से होती है। तो यह जो ब्लड क्लॉटिंग है यह ही बहुत लेंदी प्रोसेस के बाद होता है यानी कि यह एक जटिल प्रक्रिया होती है ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं रुधिर का जो थक्का बनना एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें बहुत सारे चरणों से गुजरने के बाद जो है रक्त का थक्का बनता है। तो यह इन चरणों को हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है आप याद कर लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? रुधिर यानी कि सामान्यतः हमारा जो ब्लड होता है रुधिर वाहिनियों में नहीं जमता, परंतु जब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिकाओं से रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित यानी कि हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव करने लगते हैं। यानी जब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिकाओं से रक्त यानी कि ब्लड बहने लगता है तो ब्लड में उपस्थित जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव होने लगता है। तो ये प्रोसेस पहला प्रोसेस है। प्रोसेस में आप देख रहे हैं क्षत ऊतक प्लस प्लेटलेट्स मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करते हैं। ये पहला प्रोसेस हमारा है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या कह रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे रक्त में हमारे ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ होता है यह थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की मौजूदगी में उपस्थिति में थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दूसरा प्रोसेस हमारा, इसे आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या होता है? तो जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित करता है और उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। तो ये तीसरा प्रोसेस हमारा है। तीसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो थ्रोम्बिन था वह प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित करके उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फाइब्रिनोजन जो है यह प्लाज्मा मतलब थ्रोम्बिन को उत्प्रेरित करके फाइब्रिन में बदल रहा है और इसके बाद यही लास्ट में जो फाइब्रिन के तंतु बनते हैं ये फाइब्रिन के तंतु जाल बनाते हैं और इसी जाल में रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और लास्ट में रक्त का थक्का बन जाता है। तो फाइब्रिन प्लस आरबीसी मिलके रक्त का थक्का बनाती हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है रक्त का थक्का बनना, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भाग 1 हमारा था ब्लड, मानव ब्लड का यानी कि ह्यूमन ब्लड का। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।